हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। हम लोग यहाँ यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और मैं यहाँ आपको पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशंस करवाने के लिए उपस्थित हूँ। तो हम लोगों ने अभी तक जो हम सीरीज कर रहे हैं, हम लोगों ने सिलेबस वगैरह देखा है और उसके बाद जो ब्रिटिश लिटरेचर का मैंने आपको लास्ट टाइम हिस्ट्री करवाया था, एक मैप बनाया था, उसमें बताया था लोग कैसे कहाँ से इंग्लैंड पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने अपना सेटलमेंट करा जगह जगह पे, और फिर वहां से उन्होंने अपना पूरा मैप ड्रॉ करा कि कौन सा एरिया नॉर्थम्ब्रिया में आता है, कौन सा सेक्शन में आता है। और हम लोग जो फर्स्ट एज बोलते हैं ब्रिटिश लिटरेचर की, दैट इज ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड की हिस्ट्री बताई थी पूरी, कि कैसे सेटलर्स आए, कैसे उस एक आइलैंड का नाम ब्रिटेन से इंग्लैंड बन गया। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसी आइलैंड का, इंग्लैंड का बेसिक लिटरेचर कैसे स्टार्ट होता है। हम लोगों को यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर में कुछ भी नहीं मिला था, हमें कुछ नहीं पता कि जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब कि जो रोमन सेटलर्स यहाँ पे थे, रोमन एम्पायर्स यहाँ पे थे, रूलर्स जो थे, उनके टाइम पे क्या लिटरेचर लिखा गया। इस तरीके का कोई लिटरेचर हमारे पास नहीं अवेलेबल है। लेकिन जो लिटरेचर यहाँ पे कंपाइल हुआ एंग्लोज के टाइम पे, सैक्सन्स के टाइम पे, वो लिटरेचर हमें अवेलेबल है और हम उसके बारे में आज देखेंगे। इंग्लिश लिटरेचर, इसमें हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इनके नाम कैसे पढ़े, कैसे ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहलाया, वो मैंने आपको बताया था। तो नाउ दिस इज फ्रॉम 449 टू 1340 एडी। अब इसी पीरियड के अंदर जो आपके सब पीरियड्स मैंने करवाए थे, फिर से उसको मैं बताती हूं आपको। दैट इज योर एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है, एंग्लो सेक्शन पीरियड। दूसरा था एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो अभी वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, दैट इज एंग्लो सेक्शन पीरियड। व्हाट आर द टाइम पीरियड ऑफ एंग्लो सेक्शन? 449 टू 1066 एडी। दिस इज योर एंग्लो सेक्सन पीरियड। हम लोगों ने अभी जो हिस्ट्री समझी थी, जो हिस्टोरिकल पार्ट समझा था लास्ट टाइम पे, दैट वाज ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। उसमें भी मैंने आपको एंग्लो सेक्सन पीरियड की हिस्ट्री बताई थी कि किस तरीके से एंग्लो सेक्सन, ज्यूट्स एंड डेन्स, ये चार यहाँ पे फिशरमैन ट्राइब्स आए, ये लोग यहाँ पे सेटल हुए और इन्होंने अपने अपने पोर्शंस को रूल करना स्टार्ट किया। बट जूट्स और डेन्स जो थे वो बहुत लेसर अमाउंट में थे, वो बहुत दे वर वेरी स्मॉलर ट्राइबल पीपल, दे वर द फाइटर ट्राइब, बट द सेटलर्स वर वेरी लेस इन नंबर। सो दे बेसिकली आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड दे रिटर्न बैक टू देयर लैंड्स। what were the names of their lands? Jutes are from Juta land, that was also from the above portion of the Germany. We can identify it. आप लोग जब मैप ओपन करोगे गूगल पे तो आप लोगों को वो दिखाई देगा। देन आता है डेन्स आर फ्रॉम डेन्स, ओके। गीट्स एंड डेन्स यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम हैं और ये ओल्ड यूरोपियन मैप में आपको मिल भी जाएगा। तो these are Danes. Danes are also from Danes. That is the name of the land also. So they returned back to their land, and the major tribe who were the settler at the mainland of England were Anglo and Saxons. इनका लिटरेचर हमें यहाँ मिलता है, यही सेटलर्स हैं और इसीलिए इस पीरियड का जो ये लिटरेचर लिखा गया था, दैट इज 449 टू 1066, इस टाइम का जो लिटरेचर लिखा गया था, इसको हम बोलते हैं नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थम्ब्रियन literature. Why we used to call it Northumbrian literature? Because I told you that the Anglos were the main settlers.
they occupy the major of the land, the majority of the land were under the Anglo rules, and then they have named their land as Northumbria. So the literature belong to Northumbria is Northumbrian literature. Ab we have to see that what are the another kind of literature they are taking, कौन सा ऐसा literature है जो इन्होंने लिखना शुरू करा. तो now नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर, बेसिकली ये जो लिटरेचर है इस टाइम का, जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज द लैंग्वेज वॉज इंग्लिश, इट वॉज ओल्ड इंग्लिश, इट वॉज ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, and this language belongs to Anglo rulers, Anglo rulers or tribe. And what the tribe was basically, ये Anglo और Saxon जो rulers थे, Anglo and Saxons were fishermen tribe, they were not fighters, but gradually they become rulers. Okay, they become rulers and they prove themselves a very good ruler basically. Now when we are talking about the literature, तो there are two types of literature majorly at this age. यहाँ पे बहुत ज़्यादा variations नहीं है. जो literature है वो केवल दो तरीके का है. First is historical and second is religious. यहाँ पे केवल ये दो टाइप का लिटरेचर लिखा गया है, हिस्टोरिकल लिटरेचर या रिलीजियस लिटरेचर. देयर इज नो अदर टाइप ऑफ लिटरेचर्स आर देयर. इट इज नॉट जॉनरा, इट्स नॉट जॉनर, हम इसको जॉनर नहीं बोलेंगे, बट ये बेसिकली सब जॉनर्स में आते हैं. ये थीम्स है, ये सब्जेक्ट है. तो ये नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर का सब्जेक्ट क्या था, इसका मेजर सब्जेक्ट ये था. ठीक है, दे आर बेसिकली दीज आई शुड से दीज आर सब्जेक्ट्स. Okay, these are subjects. Now I should talk about the genre also. So what was the main genre of the writing? That was poetry. They were taking only one genre, that is poetry. अब हम किसी भी civilization की beginning देखते हैं, हम लोग किसी भी civilization के literature की beginning देखते हैं. So what is the oldest literature we have found from? We have found the oldest literature from India. राइट, जो इंडियन मेन कॉन्टिनेंट है, जो द्रविडियन लिटरेचर है, दैट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट मोस्ट लिटरेचर. राइट, सो द मोस्ट प्रिमिटिव लिटरेचर इज फ्रॉम इंडिया एंड दैट वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री. That was written in the form of poetry. Why? Because that is the oldest genre people have taken, and it was the difficult most genre to write upon. Though they were not, it's not that they were talking themselves, they were talking to each other in a poetic manner. But if it is about creativity, they were writing it into poetry. They were talking into the dialogue form, but they were writing in poetry. If it is about like expression, if it is about dramatization of something, then again the dialogues were in the poetic way. The characters are not taking the simple dialogues at the today's drama, but they were talking into the poetic way. वो poetry में एक दूसरे से बात करते थे, वो poetic dialogues बोलते थे. जो ड्रामा होता था वो poetic ड्रामा होता था, because सबसे पुराना जॉनर, सबसे पुराना जिसे हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में लेंगे, फॉर्म, द सबसे पुराना फॉर्म ऑफ लिटरेचर, साहित्य का प्रकार जिसे बोलते हैं, वो है कविता. पद्य में लिखते थे वो लोग. ठीक है, तो हम जब गद्य पद्य इनकी बात करते हैं तो दे वर राइटिंग इनटू पोइट्री. वो कविताओं में लिखते थे. काव्य जो होते थे उन्हीं का मंचन किया जाता था. जो काव्य नाटिकाएं होती थी उनका मंचन किया, जैसे हम पोइटिक ड्रामास बोल रही हूँ. तो उनका मेन जॉनरा क्या था? द लिटरेचर विच वी फाउंड, द फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ एंग्लो सेक्सन लिटरेचर विच वी फाउंड वाज रिटन इन पोइट्री. अब पोइट्री में इन्होंने कौन कौन सा जॉनरा लिया, पोइट्री में कितने तरीके की पोइट्री लिख रहे थे. ठीक है, मैंने आपको भी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर्स नहीं करवाए हैं, मैं आपको करवाऊंगी. उसमें हम सारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को भी डिस्कस करेंगे, फिर इंडिविजुअली भी सारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के सब जॉनरास को भी हम डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल इन्होंने जो मेन जॉनरा है पोइट्री वो ली, और उसमें से इन्होंने कितने तरीके की पोइट्रीज को लिया. दे वर राइटिंग इन एपिक. यहाँ पे हमें एपिक राइटिंग्स मिली हैं, लॉन्ग पोइट्रीज,
narration and short poetries. बेसिकली ये हमें यहाँ पे मिला है, हमें इसके अंदर एपिक पोइट्रीज मिली है, लॉन्ग पोइट्रीज मिली है, नरेटिव पोइट्रीज मिली है एंड शॉर्ट पोइट्रीज मिली है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड नरेशन? एपिक इज बेसिकली अबाउट इंसिडेंट एंड इट इज नॉट नरेशन. एपिक का जो कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नरेटिव पोइट्री. नरेटिव पोइट्री में बिगिनिंग टू एंड दैट there is a flow and it is about the single narration, it is about the single emotion which we are talking about. Narrative poetries के अंदर होता है, if you are talking about like a god or if you are talking about Christ, so you are able to share only one emotion, उसे हम नरेट करें, दैट इज नरेटिव पोइट्री. और अ स्टोरी, अ मिरेकल ऑफ क्राइस्ट, तो क्राइस्ट ने कहीं पे गए, वो किसी से मिले, कोई मिरेकल किया, तो उसको एक स्टोरी फॉर्म में नरेट करना इज अ नरेटिव पोइट्री. Long poetry can have multiple characters, it can fluctuate, but it is a long poetry. It cannot be epic. Epic is always divided into episodes. Okay? Then short poetry, single emotion, short description. ये यहाँ पे poetries के सब genres हैं, जो 4 genre हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. These are epics. Basically these are long poetry, narration and short poetry. ये 4 तरीके की पोइट्री यहाँ पे लिखी गई है. ठीक है, ये आपके जो नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर है उसके बारे में ब्रीफ. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हिस्टोरिकल और रिलीजियस है. जॉनरा क्या है? पोइट्री. सब जॉनरा, ये 4 सब जॉनरा है. तो इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एंग्लो सेक्शन, जो हमारी ट्राइब्स यहाँ पे रूलर्स हैं उनसे रिलेट करके इसको नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर बोलते हैं. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर. इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या? इसमें हमें, क्योंकि सभी चीजों के, सभी जो ये जॉनरास मैंने आपको लिखे हैं, इन सभी जॉनरास की फर्स्ट बुक देखनी है. व्हाट इज द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ these books? What are the first publication which we have of someone? तो हमें यहाँ पे ये देखना है, और ये नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर का ही पार्ट कहलाएगा. तो हम लोग इसमें रिलीजियस और हिस्टोरिकल पोइट्री के इन दोनों जॉनरा के सारे तरीके की बुक्स को देखेंगे. और वो 4 जो हम लोगों ने सब जॉनर्स देखे थे, उन चारों सब जॉनर्स को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सो नाउ पब्लिकेशन के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट. फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज. फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज. अब यहाँ पे जो फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, ऑब्वियसली उसकी फिक्स डेट तो नहीं होगी, टेंटेटिव डेट हमारे पास होगी. तो उस टेंटेटिव डेट के साथ हम किस तरीके से देखेंगे? दैट इज 5th सेंचुरी एडी में ये फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिला. और ये मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा है? दैट इज विडसिथ. Let me write it. Songs of Widsith. And Dior. ये 2 पोएट्रीज हमें मिलती हैं यहाँ, सॉन्ग्स ऑफ विडसिथ एंड डियोर. अब सॉन्ग्स ऑफ विडसिथ क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएट्रीज. इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएट्री. एंड इसका सब्जेक्ट क्या है? किस पे लिखी गई है ये? अबाउट ट्रैवलिंग. यहां हमें नहीं पता कि जो ये वर्ड है विडसिथ, ये विडसिथ का मीनिंग क्या है. वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विडसिथ, बिकॉज ये जो वर्ड है विडसिथ, इसका इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इसका मीनिंग आता है अ फार ट्रेवलर.
तो हमें नहीं मालूम इट इज एक्चुअली अ नेम ऑफ अ पर्सन और ही हैज जस्ट signed it as a far traveler, that the songs of a far traveler, the person who is coming from land very far from England and he is traveling, and during his voyage, during his traveling, his journey, he has written this collection of poetry जिसमें छोटी छोटी poems हैं, husband's message and all, ये poetries इन्होंने इसमें लिखी है songs of Whitsitt के अंदर। तो ये जो collection है, this is a collection of short poems, छोटी छोटी poems का collection है, and जिसका subject क्या है, जिसका सब्जेक्ट है ट्रैवलिंग, कि जर्नी के दौरान इन्होंने जो भी चीजें करी हैं उसको इन्होंने यहां पे रखा है। अब आता है आपका दूसरा पोयम, दूसरा पोयम है डियोर। नाउ व्हाट अबाउट दिस पोयम, दिस इज अ नैरेटिव पोयम, दिस इज अ नैरेटिव पोयम जिसमें जो स्टोरी नरेट की गई है, जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है नॉर्स माइथोलॉजी। द सब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम नॉर्स mythology. Norse mythology is a mythology of people from North Sea. जो North Sea के जो islands हैं वहां के जो लोगों की mythology कही जाती है, that is a Norse mythology. यहाँ पे इन्हीं लोगों के god goddesses और जो myths जिसमें ये believe करते हैं उन mythologies को लेकर ये poem यहाँ लिखी गई है डियोर। और यहाँ जो ये character, ये जो नाम दिया गया है डियोर, this is basically the name of a character here. ठीक है, ये यहाँ पे नेम ऑफ अ कैरेक्टर है जिसके बारे में लिखा गया है। Why I have written it as a narrative poem? Because इसमें जो पर्टिकुलर इंसिडेंट दिया गया है डियोर का, उसका सीक्वेंस पूरा का पूरा इस तरीके से बनाया गया है। इट्स अ लॉन्ग पोएम ऑब्वियसली एंड इट इज अ नरेटिव वन। नरेटिव और लॉन्ग पोएम दोनों लॉन्ग होती है, लेकिन लॉन्ग पोएम के अंदर जो सीक्वेंसेस होते हैं, कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा तो चेंज होता रहता है। नरेटिव पोएम में एक सिंगल चीज को नरेट किया जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग नरेटिव पोएम जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे एक मिक्स जैनर भी आप ले सकते हो कि ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है, लेकिन इसको एपिसोड्स में ना रख के इसको केवल इसके नरेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है कि इसमें जैसे पार्ट 1, 2 वो है, यहाँ एपिसोड्स नहीं है। तो पार्ट 1, 2 के अंदर क्या दे रखा है, जो पार्ट्स हैं उसमें एक में बैकग्राउंड देकर कि हाँ ये कैरेक्टर था, एथेलेड का कैरेक्टर था निथिलेड का कैरेक्टर है एंड ही इज टेकिंग द रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड द डियोर इज द कैरेक्टर, हाउ ही इज, उसकी मदर के बारे में बताया, उसके अंकल्स के बारे में बताया। तो ये सारी चीजें वहां पे चली आ रही है। And that's why Dior is important because it gives a complete brief about Norse mythology. So this poem is also very important. I am going to tell you only the names of the book which you need to read from the Anglo-Saxon age of Old English period. मैं आप लोगों से और वहां इस टाइम के सारे publications की बात नहीं करूंगी, मैं केवल उन publications का नाम आप लोगों को दूंगी, उन books या poems का नाम आपको दूंगी जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले सॉन्ग्स ऑफ विट्सिट इज द फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट एंड डियोर इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम जिसके अंदर हम नॉर्स माइथोलॉजी के ट्रेसेस देखते हैं। दूसरी चीज, डियोर फेमस क्यों है? विट्सिट तो इसलिए फेमस है क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी का पूरा कलेक्शन था, हाथ से लिखा हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ पूरा ये कलेक्शन मिला हुआ। ऑब्वियसली इस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थे, मैन्युस्क्रिप्ट से चलते थे, तो ये पूरा कलेक्शन मिला, दैट्स व्हाई इट इज फेमस। ये इंग्लिश लैंग्वेज में, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई फर्स्ट पोएम है। ओके, ये फर्स्ट पोएम है। फिर आता है डियोर भी अप्रॉक्सीमेट एज का बताया गया है, लेकिन ये फर्स्ट लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसमें पूरी नॉर्स माइथोलॉजी की बात की गई है। और दूसरी बात, जो इसके रीडर्स थे इस टाइम पे, उन्होंने एक वेल के बोन का बॉक्स, कास्केट जिसे बोलते हैं, जैसे जिसमें ज्वेलरीज या कपड़े रखते हैं, इट वाज अ बिग बॉक्स जो वेल बोन का बना हुआ था। उस बोन के बने हुए पूरे बॉक्स के ऊपर चारों तरफ इस डियोर की जो स्टोरी है उसको कार्व किया हुआ था। दैट वाज फाउंड इन अ एम्बोस्ड फॉर्म ऑन द
on carved on the complete box, on the four corners of the complete box outside. तो that was completely पूरी story from beginning point to the end, ये चारों तरफ उसके carve की हुई थी, and that's why this poem is important. Now नेक्स्ट, फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट जो हमने बताया विट्सित एंड डियोर, उसके बाद आपकी आती है फर्स्ट हिस्ट्री बुक. ठीक है, वो हमारा क्या था, दैट वाज अबाउट द फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी मिली है, दैट वाज आल्सो अबाउट माइथोलॉजी एंड हिस्टोरिकल. सो फर्स्ट हिस्ट्री बुक, दैट बिलोंग्स टू 7th century AD. That belongs to 7th century AD और उसका नाम क्या है, that is Saint Bede's history. Saint Bede was a Latin language writer. He was a Roman saint who have written the history of Anglo kings. ठीक है, what was the compilation here? So he has written the history of, it is about the history of Anglo kings and rulers, written in Latin language. ठीक है, and what was the title of the book? Title was Ecclesiastica Historia Anglorum Gentis. Right? What was the meaning of that? That is ecclesiastical history of English people. Okay, its meaning is ecclesiastical history of English people or like Anglo people. आप कुछ भी कह सकते हो, बट इसका जब ट्रांसलेशन होता है तो इसको इंग्लिश पीपल ही बोला जाता है. So this is the first history book which was written in Latin language and it was later like translated into English by the king, an Anglo king. वो भी आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि वो यहाँ ट्रांसलेशन में अभी आएगा. देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फर्स्ट रिलीजियस बुक. व्हाट वाज द फर्स्ट रिलीजियस बुक व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड? ऑब्वियसली हमने शॉर्ट लॉन्ग पोएम्स देख ली, हिस्ट्री देख ली. देन इसके बाद फर्स्ट रिलीजियस बुक दैट कम्स हियर विद द केटमैन्स हिस्ट्री. Caedmon's Bible, sorry. It was Caedmon's Bible published in 8th century AD and this Bible was divided into 5 parts as the real Bible was divided and it was based on Vulgate's Bible. वो आपको बताऊंगी, पहले इसके 5 parts देख लेते हैं. Genesis A, Genesis B, Exodus, Judith and Daniel. Exodus, Judith and Daniel, ये इनके 5 parts है जिसको केडमैन ने लिखा. And now this Bible, the 5 parts of this Bible is based on Vulgate's Bible. It was translated in 440 AD in Latin.
that was the first Latin Bible, and Vulgate's Bible is basically taken. ये कहाँ से आई है, ये किसने लिखी है, वो भी हम देखेंगे. तो Vulgate's Bible was written from the first Bible इन हिब्रू. जो फर्स्ट बाइबल थी वो हिब्रू में लिखी हुई थी. उससे वल्गेट, सेंट वल्गेट ने इसे ट्रांसलेट किया लेटिन में, और उससे टॉपिक्स लेके केडमेंस ने सबसे पहले 8th सेंचुरी में लिखा इस बाइबल को इन इंग्लिश. तो उनके बाइबल के यही 5 पार्ट इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखे. सो दैट इज फर्स्ट रिलीजियस बुक. हम लोगों ने फर्स्ट शॉर्ट पोएम्स देख ली, नैरेटिव पोएम देख ली, हिस्ट्री देख लिया, एंड रिलीजियस पोएम देख ली. रिलीजियस पोएम के अंदर हमने ये देखा. तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, इसको भी एपिक ही बोलते हैं, लेकिन हम इसमें जॉनरा नहीं देखेंगे. दिस इज हिस्ट्री एंड लाइक रिलीजियस बुक. ठीक है. और जो बाइबल हम सॉरी जो हमने बीड्स हिस्ट्री देखी थी, दैट इज अ हिस्टोरिकल बुक. तो दैट इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री. It's a first Anglo history, but it we cannot take it in any genre, because history and religious books जो होती हैं उनको हम पर्टिकुलर जॉनरा में नहीं लेते हैं. उनके जो राइटिंग स्टाइल होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है. उसको पोएट्रिक बुक बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम इन 4 जो सब जॉनरा बोला है उसमें वो नहीं आएगी. ठीक है. क्योंकि इनमें राइमिंग्स की या जो पुराने फॉर्मेट से उसमें नहीं आते हैं. अब फर्स्ट जो हमने रिलीजियस बुक लिखी है केडमैन, उसके बाद हमारा मेजर कौन सा आता है, जो हमारा सब जॉनरा था एपिक. तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट एपिक की. फर्स्ट एपिक पोएट्री. फर्स्ट एपिक पोएट्री कब पब्लिश हुई? दैट वाज पब्लिश्ड इन 11th. It was considered like it was published in 9th or 10th century AD. Not 11th, 9th and 10th century AD. And the name of the book is Beowulf. We don't know the writer of Beowulf. It's epic poetry, and इसमें जो इंसिडेंट है that is considered that Beowulf का जो इंसिडेंट है that is a real incident of 5th century AD in Geats and Danes. ये इसकी रियल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है. इसमें ब्योवल्फ कौन है, जो कैरेक्टर है ब्योवल्फ का, दैट इज द हीरो. ही इज द हीरो एंड ही इज द रूलर ऑफ गीट्स who attacked on Danes, take the victory, and this complete epic is about the 3 major wars of Beowulf. It talked about the 3 major wars of Beowulf. That is a monstrous war he has fought. Otherwise he has fought. उसके अलावा जो गीट्स एंड डेन्स के इन्होंने वॉर लिए थे वो एक अलग वॉर थे, बट दे आर द 3 मेजर वॉर्स विद मॉन्स्टर्स. ठीक है. अब ये वॉर्स कौन से थे? फर्स्ट इसमें जो आता है जो वॉर है, दैट इज विद a dumb monster. That monster cannot hear, and he fought with him and saved the country. Then he fought with the mother of that monster. तो यहाँ पे क्योंकि mother was angry because he killed the monster's son, so the mother was angry and he has to take a fight with the mother here, and that is why we can say that he is the one warrior, he is the hero of the story, because he is not just fighting with the people for the countries or the country's sake, but he was fighting with the monster and he was winning. That is why we used to call him hero, an epic hero. Epic hero is someone who is brave enough to save his country from any kind of disaster. So here we need to find that what are the characters in the Beowulf. हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, हमें इसमें मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो देखना होगा. यहाँ पे आपके जो मॉन्स्टर हैं उन्हें देखना होगा आपको कि मॉन्स्टर कौन से हैं, किस किस तरीके के वॉर्स इसने करी है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो गीट्स और डेन्स की वॉर थी वो यहाँ आ जाती है. उसके अलावा जो यहाँ पे वॉर्स आती है वो आपके जो मॉन्स्टर हैं ग्रेंडल
देन मदर ग्रैंडल, एंड लास्ट आता है फायर ड्रैगन. And that fire dragon gave him like deadly wounds. We don't know whether he was saved after that or not, because the main idea is that this particular book is incomplete. This is not complete. Maybe the writer who has written it must have completed it, but when we found this manuscript, it was incompleted. The few of the pages or like later pages were rotten. It doesn't have a complete ending. The pages were basically not compiled in a proper form, or we didn't find the complete manuscript. It was half, or it was incomplete, not half but it was incomplete. तो जो ये manuscript है ये खराब हो चुकी थी, काफी हद तक पोएम नहीं थे, तो जैसे हमारे recent पोएट्स इसको ठीक कर पाए, वो उतनी ही पोइट्रीज यहाँ पे हमारे पास है. हमें नहीं पता उसके बाद बेवल्फ का क्या हुआ, उसने फर्दर रूल किया नहीं किया, लेकिन यहाँ फायर ड्रैगन का ये कहा जाता है he gave him very deadly wounds and he fought with this fire dragon in water, in sea में जाके उसने इससे लड़ाई करी थी. सेम विद दीज जो ड्रैगन्स हैं इनके साथ इसकी काफी लड़ाई. तो मेजरली 4 वॉर्स की यहाँ पे बात की गई है. एक तो गीट्स एंड डेन्स, जिसके बाद ये इसने प्राइज लिया. ग्रेंडल से वॉर के बाद ही बिकम किंग. मदर ग्रेंडल से वॉर के बाद ही बिकम द लाइक एन आइडियल रूलर. एंड फायर ड्रैगन के बाद इट वाज लाइक द एंड ऑफ हिज जर्नी. ये आपको कंप्लीटली पढ़ना है. गीट्स की इस हिस्ट्री को आपको समझना होगा, बट दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंग्लैंड. नाउ after this war, after this epic poetry, now we have to go for the translations, or because here the first of all type is over. What we are doing, we have talked about first religious book, first historical book, first epic poetry, narrative poetry, short poetries. तो लॉन्ग नैरेटिव वगैरह हमने सबने बात कर ली है हर तरीके की. अब हमें देखने हैं ट्रांसलेशंस. तो here come the first historical translation. It happened in again 9th century AD, and this is called Lesemin's Brut. This is called Lesemin's Brut. Okay, now this is a translation of a Latin poetry. Latin historical poem okay, it's a translation of a Latin historical poem, Bruce, by Wace. Wace is the name of Italian writer. इट्स अ नेम ऑफ इटालियन राइटर जिसको लेज़मिन ने ब्रूट के नाम से यहाँ पे ट्रांसलेट किया. तो दिस इज बेसिकली योर लेज़मिन्स ब्रूट. नाउ अब हम लोग देखते हैं जो पोएम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री की बात हो रही है, रिलीजियस पोइट्रीज की बात हो रही है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे सम लॉन्ग पोइट्रीज जो जनरल रह गया था. तो द फर्स्ट ऑफ लॉन्ग वॉर पोएम्स, जो रियल टाइम वॉर थे, जो उसी टाइम पे वॉर्स हुए थे, उनकी जो लॉन्ग पोएट्रीज आएंगी उसके नाम और लिखवा रही हूं. दैट इज फाइट एट फिंसबर्ग, फाइट एट वॉल्डेयर, एंड सेकेंड पोएट्री इज फाइट एट फिंसबर्ग. ये दो पोएम जो हैं वो इस टाइम की फेमस पोएम्स हैं जो कि लॉन्ग वॉर पोएट्रिक पोएम्स आती हैं. दीज आर नॉट शॉर्ट पोएम्स
but these are long poems which are describing the war of that time. जो उसी टाइम पे wars हुए थे, ये उसी टाइम पे लिखी हुई poems है, that belong to 11th century. ये 11th century AD की लिखी हुई poems है. Now after that, what are the other poems? What are the other translation? Abhi I have talked about the first historical translation. Now we have to talk about the first religious poetic collection. Now first हमने religious poetry देखी थी, Catesman Bible. Now religious poetic collection. That also comes into 10th century AD, and the name is Cynewulf's writer's name is Cynewulf, and his work is Pearl Poetry, Pearl Poems. That was published in 10th century AD. What are the important poems of this collection which you need to read? Yes, there are certain poems which has been asked in the question paper, जो आपके इस Pearl poems के collection से question में आए हैं, अभी तक question paper में पूछे गए हैं, वो poems हैं. ड्रीम ऑफ द रूट्स पे से क्वेश्चन आया है कि ड्रीम ऑफ द रूट्स क्या है. इसमें रूट्स का मीनिंग पूछा गया है. रूट्स मीन क्राइस्ट और क्रॉस. देन क्राइस्ट इज द नेम ऑफ द पोयम. The Apocalyptus, fate of the क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा? द फेट ऑफ द अपोस्टल्स. ये चार जो पोएम्स हैं ये आपको देखनी है. ड्रीम ऑफ द रूट्स, द क्राइस्ट, द एपोक्लिप्टिस, द फेट ऑफ द पोस्टल्स. ये चार पोएम्स हैं बेसिकली जिसपे से क्वेश्चंस आते हैं. द क्राइस्ट एंड इन पे आते हैं. पर्ल पोएम जो पर्ल नाम से है उस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने लिखा है. लेकिन अभी तक जो मेन क्वेश्चन आया है वो इनमें पूछा गया व्हाट आर द सब्जेक्ट. दैट इज द एंशिएंट मैन इज द सब्जेक्ट हियर. रूट्स मींस क्राइस्ट. यहाँ पे क्राइस्ट या क्रॉस की बात की गई है कि उनकी स्टोरी या उनके बारे में यहाँ पूछा गया है, बताया गया है. दिस इज योर फर्स्ट रिलीजियस poetic collection. Now next we have to talk about the major translations first, क्योंकि this is the period जहाँ पे first law book बना था. This is the period जहाँ पे educational perspective से books को translate करवाया गया था. तो we have to know about that also. Now जो first law book बना था या जो major translations थे वो यहाँ पे करवाए थे King Alfred. तो यहां मैं किसी पोएट की जगह किंग एल्फ्रेड फ्रॉम 11th century AD. We need to talk about him because he was the first Anglo king who has made the first law book. ये जो है इनको द लॉ गिवर बोला जाता है इन इंग्लिश. द लॉ गिवर ऑफ एंग्लो or English people, because he has used the 10 commandments of the Bible and introduced a
एंड इंट्रोड्यूस्ड लॉज। ठीक है, इन्होंने यहां पे लॉज बनाए जिसको हम बोलते हैं द लॉ बुक। ठीक है, ये जो लॉ बुक थी वो इन्होंने बनाई थी, इसीलिए इन्हें लॉ गिवर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी बोला जाता है। ही बिकेम द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी एंड यस ही बिलोंग्स टू 10th सेंचुरी, बिकॉज 11th सेंचुरी के अंदर आपका जो रूलर्स थे उनसे ये जो साम्राज्य है वो नॉर्मन्स के हाथों में चला गया था, तो ही बिलोंग्स टू द 10th सेंचुरी। उसके बाद 2 किंग्स ने इनके बाद रूल करा है एंड देन द second one has lost the empire to Norman period, not like the French tribe. तो यहाँ पे इनका फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन था that was the law। ये इनका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था to the country, that he made the first law book to the nation। और इसमें जो इनका सेकेंड कंट्रीब्यूशन आएगा that is he translated 4 major European books। He translated the 4 major European books for education। अपने लोगों को एंग्लो या इंग्लिश लोगों को एजुकेट करने के लिए इन्होंने 4 मेजर बुक्स को यहाँ पे ट्रांसलेट करवाया अपने स्कॉलर्स के साथ मिलके। इवन ही हैज आल्सो पुट द एफर्ट इनटू दैट। अब ये 4 जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? जो इसमें फर्स्ट बुक आती है दैट इज बीड्स हिस्ट्री। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि एक्लेसियास्टिका हिस्टोरिया एंग्लोरा जेंटिस, ये जो आपकी बुक थी, ये जो बुक आप लोगों को मैंने लिखवाई यहाँ पे, वो हिस्ट्री बुक, बीड्स की जो हिस्ट्री बुक है, ही वॉज द वन हु हैज ट्रांसलेटेड दिस बुक इनटू इंग्लिश। तो इन्होंने ये बुक जो ट्रांसलेट करवाई है दैट इज फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, सो दैट जो एंग्लो किंग्स हैं उनकी हिस्ट्री लोगों को पता लगे, यहीं के लोगों को उनकी हिस्ट्री पता लगे। सेकेंड जो इसमें बुक आती है दैट इज ओरियोसस। ओरियोसस का यहां पे आता है यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। And this book was written in Greek language. It was from Greek to English. That was about the universal history and geography. People should know about it. So he has written about the universal history and geography. Ki people of his nation should know about the history and geography. Then Boethius. Consolation of Philosophy. This book was also written in Latin. And इसको भी लेटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया so that people should know about the philosophy of like you know great writers, great philosophers. They should know कि क्या philosophies है, क्या किस तरीके की लाइफ स्टाइल को लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये यहाँ पे about consolation of philosophies, the compilation of great philosophies of the writers of South European countries, especially Rome and Greece, वहां के जो philosophers थे उनका compilation यहाँ पे मिलता है। फोर्थ आपका आता है पोप ग्रेगरीज हिस्ट्री, पोप ग्रेगरीज द शेफर्ड बुक। And this book was written in French language. It
was translated in French to English. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो इनकी मेजर ये राइटिंग्स है, मेजर जो इन्होंने चीजें लिखी है, हाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दीज बुक्स. सो बीट्स की जो बुक ट्रांसलेट करवाई थी उसका पर्पस था सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री उन्हें समझ में आए. और यूसस की बुक ट्रांसलेट कराने के पीछे पर्पस था कि द यूरोपियन शुड द ब्रिटिशर्स, द इंग्लिश पीपल शुड अंडरस्टैंड द यूरोपियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप इज हियर, व्हाट काइंड ऑफ हिस्ट्री वी डू possess, and the people should also understand that. Then here come Boethius' consolation of philosophy. The people should know the great philosophies, the great style of living in Europe, and how intellectual the people were. Now about Pope Gregory, he was a French pope who has talked about the shepherd. Shepherd is the common community. The people either were the royal or were the shepherd, that is commoners. तो यहाँ पे जो class distinction था वो केवल दो था, या तो rulers थे या ruled थे. That is the royals or the commoners. तो shepherd means commoners, वो लोग जो सभी तरीके के काम करते हैं. तो यहाँ शेफर्ड बुक का मतलब है द लेमन बुक. जो लेमन है वो किस तरीके की ड्यूटीज एक कंट्री के लिए कर सकते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनके क्या राइट्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है. एंड दिस इज बेसिकली डेडिकेटेड टू द कॉमनर्स. व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर्स आर सुटेबल फॉर देम, व्हाट आर देयर रिलीजन, हाउ दे हैव टू डेडिकेट देमसेल्व्स टू द कंट्री, टू द नेशन, टू द किंग. These things are all compiled into this book. So King Alfred has translated this book just because he wanted to give people an idea that these are the things which they have to understand to have a good and a better life perspective for future. First he has introduced law so that they can understand, and then he has given them education. तो अभी तक यहाँ पे education का perspective नहीं था, but King Alfred has started it. This is your Anglo-Saxon history, and this has end. This goes for an end in 1066. तो यहाँ पे जब ये सारी public educate हो रही थी, ये लोगों के बारे में जान रहे थे. Meanwhile इनके बाद जो भी kings आए हैं, छोटे मोटे जितना भी उनका रूल्स रहा, और उसके बाद दे लॉस्ट द लैंड टू द नॉर्मन्स. इसीलिए जो नेक्स्ट एज आता है वो होता है एंग्लो नॉर्मन. आफ्टर दिस पीरियड वी विल टॉक अबाउट द एंग्लो नॉर्मन एज, और वहां मैं आपको उनकी हिस्ट्री प्लस उनका लिटरेचर दोनों एक ही क्लास में करवाऊंगे, बिकॉज दे डिडंट राइट मच ऑफ लिटरेचर, बिकॉज देयर प्रिमिटिव लैंग्वेज और देयर बेसिक लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज वाज फ्रेंच. दे वर नॉर्मन्स बट देयर लैंग्वेज वाज फ्रेंच. दे वर राइटिंग इन द फ्रेंच लैंग्वेज एंड दे स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश पीपल द फ्रेंच लैंग्वेज. तो जब तक इंग्लिश लोग फ्रेंच लैंग्वेज सीखते, उसको लिखते, तब तक यहाँ पे जो रूल था वो फिर से कहीं ना कहीं इसी डायनेस्टी का आना शुरू हो गया था. जो एक्चुअल नॉर्मन किंग्स थे वो वहां से चले गए थे, तो दैट बिकम वेरी troublesome for the people to carry on with the idea which was not even there. तो जो उन लोगों ने यहाँ पे एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, जो नॉर्मन्स ने यहाँ पे लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी, जो उन्होंने मैनरिज्म सिखाए थे, पैलेस के रॉयल मैनर्स कल्चर जो यहाँ पर आया था, वो इंग्लिश किंग्स और क्वींस ने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, ग्रेस्प किया, एंड दे स्टार्टेड विद दैट. बट आफ्टर अ टाइम दे took over their own palaces, their own land, and they started it with the English kings. They named themselves as English kings. So that is the Norman Anglo-Norman period, because after 1066 the Normans came, but after again 60-70 years the Anglos came back to their rules. और ये जो ट्राइब रूल कर रही थी उसके बाद इट वॉज कंप्लीटली एंग्लोज रूल. तो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज के आने के बाद after some time the language which was the old English language, we said that it has a very poor structure. That was about 500 or 550 words का इनका language structure था. It was not a big language, छोटी language थी. वो structure बड़ा होने लगा धीरे धीरे. फ्रेंच ये जो ट्रांसलेशंस है इससे लेटिन, ग्रीक और फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड लोगों को आने लगे. लेकिन फ्रेंच रूलर्स के आने के बाद ये वर्ड्स उनके मेन लैंग्वेज का पार्ट बन गए. तो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी, जिसमें ये जर्मन और जर्मन, एंग्लो एंड इंडियन वर्ड्स, इंडो
Dravidian words का जो compilation था. Now it has the words from Greece, Rome, that is Latin, or Italian language or French language. It has the words of the complete European family. That is why today's English language is a global language. But before that, when it comes to the middle or the modern English language, जब ये हम शेक्सपियर के टाइम को पढ़ेंगे तो that was a modern English language. उस language को हम क्रियोल बोलते हैं, mixture of so many languages, क्योंकि इसके अंदर it was from the Indo-European family. इसको Indo-Aryan से इसको Indo-European बोल दिया गया था, क्योंकि India that goes to the another portion of the island, that is an Asian country. और जो यूरोपियन है उसमें जर्मन नहीं रहा था, अब केवल आर्यंस नहीं रहते, उसमें बहुत सारे कंट्रीज आ गई थी. तो नाउ इन द मॉडर्न टाइम ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है उसको हम मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं. उसमें इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, दैट मॉडर्न इंग्लिश, दैट इंग्लिश वाज that belongs to your Indo-European family of language. Got it? वो मैं आप लोगों को बताती रहूंगी टाइम टू टाइम. फिलहाल दिस इज आवर सिलेबस, दिस इज आवर आइडिया विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे कितनी चीजें हैं, यहाँ पे वी हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ लिटरेचर, मेजर ट्रांसलेशंस वी हैव अंडरस्टूड. तो वी नो दैट दिस कंप्लीट एज, we know the history, we know the literary history also of this age. So first type of all publication, translations and everything is in front of you. So now thank you so much and stay tuned to get more and more updates about your English Literature Code 30 UGC NET JRF. Thank you so much.